बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का पाठ चल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के पाठ में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण के बारे में पढ़ाया और भौतिक गुण के बारे में पढ़ाया। तो आज हमारा हेडिंग है कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण। क्या हेडिंग है हमारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण को हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण को कई भाग में बांटते हैं, तो उनका भाग निम्नलिखित है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण को कुल हमने 6 भागों में बांटा है। कुल कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण का पहला पार्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन विस्थापन की अवक्रिया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह की अवक्रिया। तीसरा पार्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित कार्बोनिल समूह C+O समूह की अवक्रियाएं। चौथा पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित संपूर्ण COOH समूह की अवक्रियाएं। पांचवा पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित एल्किल अथवा एरिल समूह की अवक्रियाएं। और छठवां पार्ट है कार्बोक्सिलिक यौगिकों की अन्य अवक्रियाएं। इसको मैंने इतने पार्ट में बांटा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो कैसे होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर हमारे पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास एल्किल समूह है। अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ArCOOH समूह होता है। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसमें ये हमारा कौन समूह है? ये हमारा एरिल समूह है। ठीक है। तो बच्चों हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें ये ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हमने इसके रासायनिक गुण में क्या बंटवारा किया? जो हमारे पास यह OH समूह है, यह OH समूह में हाइड्रोजन का विस्थापन, माने 1 नंबर इसे OH समूह में, इस OH समूह में किसका विस्थापन? हाइड्रोजन समूह का विस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन 1 नंबर। दूसरा मैंने आपको कौन सा रासायनिक गुण बताया? OH समूह की अवक्रियाएं 2 नंबर। OH समूह की अवक्रियाएं, किसकी अवक्रियाएं? OH समूह की अवक्रियाएं, OH समूह की अवक्रियाएं। दूसरे पार्ट में मैंने क्या लिया? पूरा यह OH समूह जो हाइड्रोक्सिल समूह है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा हाइड्रोक्सिल समूह है, यह OH समूह है, इसकी अवक्रियाएं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि OH समूह में जो हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, पहली अवक्रिया में उसके आपको समझाऊंगा। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा OH समूह है, इस OH समूह की अवक्रिया को समझाऊंगा। तीसरा रासायनिक गुण क्या है? तीसरा रासायनिक गुण है, मैंने आपको बताया है कि जो OH समूह, COOH समूह में जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह है, C+O समूह। कौन समूह? C+O समूह, कार्बोनिल समूह। तो इस कार्बोनिल समूह की अवक्रिया को मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 नंबर। ये तीसरे नंबर में आपको ये पढ़ाऊंगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में सिर्फ C+O की अवक्रिया पढ़ाऊंगा। चौथे में क्या पढ़ाऊंगा? चौथे में पूरा संपूर्ण COOH समूह की अवक्रिया 4 नंबर में पढ़ाएंगे। और 5 नंबर में आपको पढ़ाएंगे जो हमारे पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसमें एल्किल समूह, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एरिल समूह। तो एरिल समूह और एल्किल समूह की अवक्रिया बताई जाएगी, ये 5 नंबर में बताई जाएगी। और 6 नंबर में हम आपको बताएंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अन्य अवक्रियाएं क्या है। तो हमने आपको बता दिया कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण को कई भागों में बांटा गया है। जैसे हमारा पहला पार्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह की अवक्रियाएं। OH समूह में हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन अवक्रिया। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन विस्थापन की अवक्रिया, ये पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन विस्थापन की अवक्रिया पढ़ाएंगे।
दूसरे में मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह की अवक्रिया, हाइड्रोक्सिल समूह की अवक्रिया बताएंगे। तीसरे में मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित कार्बोनिल समूह की अवक्रिया बताएंगे, कार्बोनिल समूह की अवक्रिया बताएंगे। चौथे पार्ट में हमने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित संपूर्ण COOH की अवक्रिया बताऊंगा, संपूर्ण COOH की अवक्रिया बताऊंगा। पांचवें में मैंने आपको बताया एरिल अथवा एल्किल, एरिल अथवा एल्किल समूह की अवक्रिया बताऊंगा। और छठवें में अन्य अवक्रिया बताऊंगा। तो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण का बंटवारा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण के बंटवारा में हम पहला भाग लेते हैं। पहला भाग हम लेते हैं, कौन सा पहला भाग लेते हैं? पहला भाग हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन विस्थापन की अवक्रिया। पहले हम ये लेते हैं। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे, पहला पार्ट सिखाएंगे। पहला पार्ट क्या है? प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अवक्रिया करके हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। और दूसरा पार्ट हम पढ़ाएंगे कि यह क्षार से अवक्रिया करके लवण और जल बना देता है। तो देखिए हमारे पास पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कि हमारे पास इसमें पहले पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में पहला पार्ट आपको पढ़ा, पहले पार्ट में हम आपको ए पार्ट पढ़ा रहे हैं। ए पार्ट मान लीजिए प्रबल धन विद्युतीय, है ना, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अवक्रिया। किससे अवक्रिया? पहला पार्ट हम आपको ले रहे हैं प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अवक्रिया। तो प्रबल धन विद्युतीय धातु कौन है? प्रबल धन विद्युतीय धातु में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है आदि धातुओं से जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक अवक्रिया कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हमारे पास उदाहरण है R एल्किल अथवा एरिल, C डबल बॉन्ड O OH। अगर हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम धातु से अवक्रिया करा दें तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ से दो अणु कर लेंगे तो हमारे दो अणु AR अथवा R C डबल बॉन्ड O या Na प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। देखिए अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम धातु, सक्रिय धातु, प्रबल धन विद्युतीय धातु सोडियम धातु से करा देते हैं तो हमारा लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास उदाहरण है ना, एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास नंबर 1 एग्जाम्पल है फार्मिक एसिड, HCOOH का दो अणु लें, सोडियम धातु से अवक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा? HCOONA, दो अणु प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। अगर हम एस्टिक एसिड लें, ये हमारा फार्मिक एसिड है। कौन एसिड है? फार्मिक एसिड। और ये हमारा क्या बनेगा? सोडियम फार्मेट बनेगा। और यदि हम दो अणु एस्टिक एसिड लें, CH3COOH और प्लस अवक्रिया करा दें 2Na से तो क्या हो जाएगा? दो अणु सोडियम एसीटेट CH3COONA और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट साल्ट बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये हमारे पास है। इसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक एसिड लें, एरोमेटिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड, दो अणु C6H5COOH प्लस सोडियम धातु से अवक्रिया करा दें तो हमारे पास बन जाएगा C6H5COONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। इसका नाम क्या होगा? सोडियम बेंजोएट लवण, सोडियम
बेंजोएट साल्ट, और ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल को सक्रिय सोडियम धातु से, प्रबल धन विद्युतीय धातु सोडियम से अभिक्रिया करा दें तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। सोडियम धातु ही नहीं, हम सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम की जगह हम पोटेशियम ले सकते हैं, हम कैल्शियम ले सकते हैं, हम जिंक भी ले सकते हैं। कोई भी प्रबल धन विद्युतीय धातु से अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में विस्थापनी हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, माने OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु, OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो वीडियो पॉज करके अभिक्रियाओं को लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा पार्ट हम लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, बी पार्ट हम लेते हैं। अब तो बी पार्ट में हमारा क्या है, बी पार्ट में हम लेते हैं क्षार से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया लेते हैं। किससे अभिक्रिया लेते हैं, क्षार से अभिक्रिया। तो क्षार से अभिक्रिया, क्षार के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे हमारे पास R अथवा AR C डबल बॉन्ड O OH है, यदि क्षार से अभिक्रिया करा दें, किसी भी क्षार से अभिक्रिया करा सकते हैं। जैसे हमारे पास HONA है ना, जैसे हम यहाँ पे NaOH क्षार लें, NaOH क्षार से अभिक्रिया कराएं तो हमारे पास क्या बनेगा, AR अथवा RC डबल बॉन्ड O ONA लवण बन जाएगा और साथ में जल बन जाएगा। क्या बनेगा, लवण और जल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, क्षार है। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। बी पार्ट में बना दें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसी का विस्थापन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसी हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो जाता है। जैसे आप उदाहरण लीजिए, उदाहरण में जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर जो है HCOOH फार्मिक एसिड हमने लिया। क्या लिया, फार्मिक, FORMIC फार्मिक एसिड लिया। अब फार्मिक एसिड की क्रिया हम NaOH क्षार से करा दिए तो हमारे पास क्या बनेगा, HCOONA बनेगा और साथ में जल बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट बनेगा और जल हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमने फार्मिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करा दिए तो सोडियम फार्मेट लवण बन गया और जल बन गया। यदि हम एसिटिक एसिड की क्रिया CH3COOH एसिटिक एसिड की क्रिया यदि हम क्षार से करा दें, NaOH क्षार से करा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COONA क्षार और जल बन जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा। सोडियम एसीटेट साल्ट बन गया और ये एसिटिक एसिड है। अगर इसी प्रकार हम एसिटिक एसिड लेकर के, कोई जरूरी नहीं कि क्षार NaOH क्षार लिया जाए, जैसे CH3COOH हमने एसिटिक एसिड ही लिया, एसिटिक एसिड लिया, लेकिन क्षार के रूप में हमने NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार लिया, कोई भी क्षार ले सकते हैं। हमने एसिटिक एसिड लिया और हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार लिया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास लवण बनेगा अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 और प्लस हमारे पास निकल जाएगा जल, बाहर हो जाएगा। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है अमोनियम एसीटेट साल्ट है। तो हमने अमोनियम एसीटेट,
एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनियम एसीटेट से करा दिए तो अमोनियम एसीटेट साल्ट बन गया और जल बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। तो अभिक्रिया को वीडियो पोज करके अभिक्रिया लिख लीजिए और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 हो गया, उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 हो गया और उदाहरण हम लेते हैं। 3 उदाहरण मैंने आपको बता दिया और इस अभिक्रिया को लिख करके वीडियो पोज करके अभिक्रिया लिख लीजिए और उदाहरण हम बताते हैं आपको। और उदाहरण में जैसे हमारे पास हम एरोमेटिक का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बेंजोइक एसिड है C6H5COOH और इसको हम क्षार से अभिक्रिया करा दें, NaOH क्षार से अभिक्रिया करा दें, क्या बन जाएगा C6H5COONA और प्लस जल बन जाएगा H2O। तो हमारे पास ये कौन सा एसिड है? हमारे पास ये एसिड है बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास प्राप्त होगा सोडियम बेंजोएट साल्ट प्राप्त हो गया। अगर हम बेंजोइक एसिड C6H5COOH की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, NH4OH से करा दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? C6H5COONH4 और प्लस जल मिल जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास है अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट साल्ट। तो हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड की क्रिया, बेंजोइक एसिड की क्रिया हम बेंजोइक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करा देंगे तो सोडियम बेंजोएट लवण मिल जाएगा और जल मिल जाएगा। बेंजोइक एसिड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार से कराएंगे तो अमोनियम बेंजोएट लवण मिल जाएगा और जल मिल जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इसी प्रकार हमारे पास इन लवणों का तनु अम्ल से अभिक्रिया करा दें। अगर इन सभी लवण की क्रिया, अब इसका यहाँ नोट पॉइंट आपको बता दें। नोट, जो हमें लवण प्राप्त हुआ है, यदि हुआ है, जो ऊपर हमारे पास जो उपरयुक्त अभिक्रियाओं से जो लवण प्राप्त हुआ है, यदि इनकी क्रिया यदि इनकी क्रिया खनिज अम्ल से, किससे? खनिज अम्ल से करा दें तो फिर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिर से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम जो उपर्युक्त अभिक्रियाओं से लवण मिल रहा है, जो हमें लवण प्राप्त हुआ है, यदि इनकी क्रिया खनिज अम्ल से करा दें तो फिर से हमें कार्बोक्सिलिक लवण प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये देखिए CH3COONA लवण मिला था, ये लवण हमें मिला है। अब इस लवण की क्रिया हम HCl से करा दें तो क्या हो जाएगा? CH3COOH और प्लस NaCl। तो हमारे पास क्या हो गया? फिर से एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया, एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। अब ये लवण कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे पास CH3COOH की क्रिया अगर हमें NaOH क्षार से करा दिए, NaOH क्षार से करा दिया, एसिटिक एसिड की क्रिया NaOH क्षार से करा दिए तो हमें लवण मिल गया और जल हमारा बाहर निकल गया। ये क्रिया मैंने आपको बताया कि अगर एसिटिक अम्ल की क्रिया क्षार से करा देते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो लवण हमें मिलता है, इस लवण का अगर अभिक्रिया हम खनिज अम्ल से, इस लवण की क्रिया खनिज अम्ल से करा दें तो फिर से हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये हम आपको नोट पॉइंट बता रहे थे। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया यदि प्रबल सक्रिय धातु से करा देते हैं तब भी हमें प्राप्त हो जाता है, क्षार से अभिक्रिया करा दें तब भी लवण और
जल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो था हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन की अवक्रिया, बी पार्ट हो गया। अब हम सी पार्ट आपको पढ़ा दें। सी पार्ट में हम क्या लेंगे? कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट से अवक्रिया। तो यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की दुर्बल क्षार जैसे कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से अवक्रिया करा देते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न होता है। ध्यान रखेंगे कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं? जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम कार्बोनेट से कराते हैं या बाइकार्बोनेट से कराते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम कार्बोनेट से अथवा बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमारा CO2 गैस बनता है। CO2 गैस बनकर के उत्पन्न हो जाता है और लवण बन जाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास है जैसे HCOOH फार्मिक एसिड है। तो फार्मिक एसिड की अवक्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से करा दे रहे हैं। तो जैसे ही हम NaHCO3 से कराएंगे HCOON सोडियम फार्मेट बनेगा, CO2 गैस बन करके बाहर हो जाएगा और जल बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे पास फार्मिक एसिड। और ये हमारे पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो फार्मिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम फार्मेट साल्ट हमें मिल जाएगा। सोडियम फार्मेट साल्ट मिल जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अगर हम एसिटिक एसिड की क्रिया, जैसे हमारे पास CH3COOH, ये हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड की क्रिया हम किससे करा दें? एसिटिक एसिड की क्रिया अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से करा दें तो क्या हो जाएगा? CH3COONA सोडियम एसीटेट, CO2 गैस और जल हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या प्राप्त होगा? ये हमारे पास प्राप्त होगा सोडियम एसीटेट साल्ट प्राप्त हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड है। और यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, जैसे हमारे पास CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड की क्रिया हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट से अगर इसकी अवक्रिया करा देंगे तब भी हमारे पास CH3COONA सोडियम एसीटेट साल्ट प्राप्त होगा और साथ में CO2 गैस बनेगी और जल प्राप्त होगा। अगर इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर देंगे और यहाँ 2 से। तो बच्चों अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड की क्रिया हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो सोडियम फार्मेट सोडियम एसिटेट लवण बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है और जल बाहर निकलता है। यदि हम एसिटिक एसिड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, तब भी हमें सोडियम एसीटेट साल्ट मिलेगा और CO2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम एरोमेटिक का लें, अगर हम C6H5COOH की क्रिया अगर हम NaHCO3 से करा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा? नहीं, अगर हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं, Na2CO3 से करा रहे हैं तो Na2CO3 से कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 2 अणु C6H5COONA प्राप्त होगा और प्लस CO2 गैस निकलेगा प्लस जल बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास एरोमेटिक यौगिक भी उसी तरीके से काम करेगा। अगर हम एरोमेटिक यौगिक, जैसे हम यहाँ पर 2 अणु लिए C6H5COOH लिए और इसकी क्रिया हम कैल्शियम कार्बोनेट से करा दें तो कैल्शियम कार्बोनेट से करा दें क्या मिलेगा हमें? C6H5COO का होल ट्वाइस Ca मिलेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, हम चाहे एरोमेटिक यौगिक, यदि हम
एलिफैटिक यौगिक की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं तब भी लवण और CO2 गैस बन रहा है और जल बन रहा है, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अगर हम कार्बोनेट से करा रहे हैं तब भी हमारे पास लवण और CO2 और जल प्राप्त हो रहा है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है, अब ये अवक्रिया वीडियो पोस्ट करके सारी अवक्रियाओं को आप लिख लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करेंगे सारी अवक्रिया लिख लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो सदैव निश्चित रूप से CO2 गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है और लवण प्राप्त होता है। तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से अथवा बाइकार्बोनेट से, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया यदि हम कार्बोनेट से तथा बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें लवण मिलता है और CO2 गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है जो हाइड्रोजन विस्थापन की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन विस्थापन की अभिक्रिया का ये तीसरा पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। यह अभिक्रिया फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद करता है, क्योंकि फिनॉल के जलीय विलयन NaHCO3 से क्रिया करके बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस देता है। जबकि देखिए एक बात तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, नोट पॉइंट इसका बता दूं, नोट पॉइंट बता दें। जैसे हमारे पास है, अगर हम फिनॉल से अगर अभिक्रिया कराते हैं, अगर फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अगर हम RCOOH की क्रिया यदि हम किसके के साथ कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ कराते हैं तो हमारे पास RCOO प्राप्त होता है और CO2 गैस निकलती है और जल बनता है ना। जबकि अगर हम फिनॉल से अगर क्रिया कराते हैं तो अगर हमारे पास यही हम क्रिया यदि हम C6H5OH फिनॉल की क्रिया अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 से करा देते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन होता है, माने कोई बुदबुदाहट के साथ गैस नहीं निकलती है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। जबकि हम फिनॉल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात CO2 गैस, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस नहीं निकलता। तो यदि हमारे पास कोई यौगिक दिया है, मान लीजिए प्रैक्टिकल है, कोई यौगिक हमको दिया गया है, अब इस यौगिक में हमने मिला दिया NaHCO3 मिला दिया, अब NaHCO3 मिला दिया, अगर बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगा तब COOH समूह है। यदि हमारे पास कोई यौगिक दिया गया, अब यौगिक दिया गया उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया, अब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगा तब तो COOH समूह है। और यदि नहीं निकलेगा, बुदबुदाहट के साथ गैस नहीं निकलेगा तब फिनॉल होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अम्ल में ये हमारे पास विभेद करेगा, क्योंकि फिनॉल के जलीय विलयन में NaHCO3 के साथ क्रिया बुदबुदाहट के साथ नहीं होती। माने जब हमारे पास कोई यौगिक दिया गया है, कहा जाएगा कि ये यौगिक है, पता करो कि इसमें COOH समूह है कि फिनॉल समूह है, फिनोलिक समूह है कि COOH समूह है। तो हम इस दिए गए यौगिक में NaHCO3 डाल देंगे। अब दिए गए यौगिक में जैसे ही NaHCO3 डाल देंगे तो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलने लगेगी, तो समझिएगा COOH समूह है। और यदि बुदबुदाहट के साथ गैस नहीं निकलेगी तब फिनॉल है, क्योंकि फिनॉल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से होती है और CO2 गैस निकलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से होती है और CO2 गैस निकलता है, जबकि फिनॉल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं होती
इसलिए CO2 गैस नहीं निकलता है। तो हम विभेद कर पाएंगे, फिनॉल दिया गया यौगिक में फिनोलिक समूह है कि कार्बोक्सिलिक समूह है, दिए गए यौगिक में फिनोलिक समूह है कि दिए गए यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह है, हम पता कर लेते हैं। तो यह क्रिया हमारा विभेद करता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब आगे हम लेते हैं डी पार्ट लेते हैं, चौथा पार्ट लेते हैं, नंबर 4 ABCD डी पार्ट लेते हैं। डी पार्ट में हमारे लेते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अब क्रिया तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। जैसे हमारे पास देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है एसिटिक एसिड, CH3 डबल बॉन्ड OH है। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे RMgX। ये हमारे पास क्या है, ग्रिगनार्ड। ये हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, RMgX है। और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये R और Mg ये आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, RH बन जाता है। RH हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है और इधर हमारे पास Mg एक तरफ क्या हो जाएगा O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH3 आ जाएगा और ये दूसरी तरफ हमारे पास ये Br रहेगा। तो ये हमारे पास साल्ट बनेगा और ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराई जाएगी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराई जाएगी, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराई जाएगी तो हमेशा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। जैसे इसका उदाहरण है इधर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने C डबल बॉन्ड OH लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने यहाँ क्या लिया, C डबल बॉन्ड OH लिया। अब यहाँ हमने क्या लिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मेथिल लिया, CH3MgBr लिया, मेथिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया। तो अब क्रिया क्या होगी, ये CH3 और इसका H, ये CH3 और H मिलकर के CH4 बना देंगे और ये हमारे पास MgO C डबल बॉन्ड OH और इधर Br प्राप्त हो जाएगा। अब कहने का अर्थ हमारा ये है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी लें उससे हमें केवल हाइड्रोजन परमाणु ही मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम चाहे एसिटिक एसिड लें, चाहे फार्मिक एसिड लें, चाहे प्रोपेनोइक एसिड लें, सबसे हमको H मिलेगा। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जैसा R रखेंगे वैसा प्राप्त करेंगे। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर C2H5 रख दें तो हमें यहाँ C2H6 मिल जाएगा। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट में यहाँ C3H7 रख दें तो हमारे पास यहाँ C3H7 और H मिल जाएगा, C3H8 मिल जाएगा। तो हमें अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो हाइड्रोकार्बन के एल्किल समूह पर हाइड्रोकार्बन निर्भर करेगा। यहाँ CH3 रखेंगे तो CH4 मिलेगा, यहाँ C2H5 रख दें। अगर देखिए हमारे पास ये अवक्रिया वीडियो पोज करके यह अवक्रिया लिख लीजिएगा। अब वीडियो पोज करके यह अवक्रिया लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हम बदलाव कर दें। यहाँ देखिए हम CH3 की जगह पर हम यहाँ पर C2H5 रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, C2H5 रख दिया। तो यहाँ पर हम C2H5 रख देंगे तो यहाँ उत्पाद हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। उत्पाद हमारा बदल गया C2H6। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट में C2H5 रख देंगे तो उत्पाद हमारा C2H6 मिल जाएगा, एथेन मिल जाएगा, एथेन उत्पाद मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन उत्पाद प्राप्त होता है। अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोकार्बन प्राप्त करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन परमाणु ग्रिगनार्ड रिएजेंट के एल्किल समूह से जुड़कर
हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक गुण भाग एक। भाग एक में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित OH समूह से हाइड्रोजन विस्थापन की अभिक्रिया, जिसको मैंने 4 पार्ट में आपको पढ़ाया, ABCD 4 पार्ट में पढ़ाया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा रासायनिक गुण, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा रासायनिक गुण, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा रासायनिक गुण OH समूह की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? OH समूह की अभिक्रिया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दूसरा रासायनिक गुण चलेगा OH हाइड्रोक्सिल समूह की रासायनिक गुण, वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।